नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ अफेयर 24 और मैं हूं संजीव बारोट। आज देश के 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर सबसे बड़ी चर्चा। रुझानों में साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी और एनडीए 5 में से 3 राज्यों में सरकार बनाते नजर आ रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता पारस जी सिंघवी। पारस जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे स्टूडियो में। आज हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर। जी सर, आपका न्यूज़ अफेयर 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन। आपके इस न्यूज चैनल पर आज पर यहाँ पर आना हुआ, मैं बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन करता हूँ। सर, मैं सीधे सवालों पर जाऊंगा। जिस बंगाल में एक सीट जितना भी मुश्किल माना जाता था, वहीं आज बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। इस बड़े परिवर्तन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा इसमें कहना है, भारतीय जनता पार्टी और उसके पूर्व की ओर अपन जाना चाहेंगे। 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे और वह बंगाल से आते थे। जब पहली बार चुनाव हुए तो जनसंघ के नाते 3 सांसद चुनकर आए, जिसमें से 2 सांसद बंगाल से चुनकर आए, जिसमें एक हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, एक हमारे चित्तौड़ के थे और 2 बंगाल से आए। और उसके पश्चात धीरे धीरे यात्रा, राजनीतिक यात्रा चलती रही। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मतों के साथ में सरकार बनी और उसके पश्चात पुनः एक बार, दूसरी बार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी और मैं यूँ कहूँ कि तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बनी। लेकिन जैसा आपने अभी प्रश्न पूछा कि बंगाल के अंदर एक सीट पाना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और 2016 में जब चुनाव हुए विधानसभा में बंगाल में, तो शायद मेरे ख्याल से 3 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। बहुत मुश्किल था। लोग प्रश्न करते थे कि ये क्या है। तृणमूल कांग्रेस बहुत स्पष्टता के साथ में वहाँ पर सत्ता में थी, ममता दीदी, और उनका एक तरफा राज था। लेकिन उसके पहले हम जाएंगे कि लेफ्ट का राज हुआ करता था। 34 वर्षों तक लेफ्ट का राज रहा और लेफ्ट का राज एक पराकाष्ठा हो गई गुंडागिर्दी की और उसके आधार पर बंगाल की जनता ने उसको उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया और फिर कांग्रेस का विलय कर कांग्रेस में से निकलकर ममता दीदी आई और फिर ममता जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई और उसके पश्चात 15 वर्षों तक सरकार में रही। मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 2014 में और उसके पश्चात 2016 में 3 सीटें आई। फिर आपने देखा होगा 2021 में 77 सीटें आई। प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल पहले ही बंगाल के अंदर विशेष रूप से एंट्री की। हालांकि यह बंगाल हमारा है, वो हमारा इसलिए है कि जहाँ का जन्मदाता अगर बंगाल का हो, जिसने चुनाव की शुरुआत बंगाल से की हो, जिसका प्रथम सांसद बंगाल से बना हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण रहे कि हमारी सरकार वहाँ पर कभी नहीं बनी, सांसद भी हमारे नी के बराबर बने। लेकिन बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ, आज जो 2026 के अंदर रिजल्ट दिख रहा है, इससे मन को बहुत संतोष हो रहा है। और वो संतोष इसलिए हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा दिन, अगर मैं यूँ कहूँ, तो आज सच्ची श्रद्धांजलि के नाते किसको? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देने के लिए तत्पर था, जो आज दे रहा है। सर, आपने एक बात कही कि बंगाल में जीतना बड़ा मुश्किल था बीजेपी के लिए। एक समय था, एक दौर था जब एक सीट लाना भी बहुत मुश्किल नज़र आता था। आज बीजेपी सरकार बनाती नज़र आ रही है। इस बड़े परिवर्तन का क्या राज है? क्या इतनी बड़ी क्या वजह है आज बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है? देखो, मैं आपसे निवेदन कर रहा था ना कि वहां पर 34 वर्षों तक एक छत्र राज रहा लेफ्ट का, और लेफ्ट के राज में सरकार उनकी थी एक तरफा, 2/3 मेजोरिटी के साथ में वो सरकार में आते थे। नीचे पंचायत स्तर पर भी वो सरकार में आते थे। लेकिन हमने देखा
कि उनका भय, उनकी गुंडागिर्दी, उनका आतंक इतना हो गया कि वहां की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई, दुखी हो गए। और उसके पश्चात एक आशा की किरण ममता दीदी में देखी। ममता जी कांग्रेस में थी और कांग्रेस से निकलकर उन्होंने सरकार बनाई, तृणमूल कांग्रेस बनाई। तो वहां के लोगों ने सोचा कि ममता जी एक जमीनी नेता है और वह जमीनी नेता हमारे सारे मन के मुरादों को पूरा करने के लिए, जो भी हमारी कल्पना है उसको पूरा करने के लिए यह ममता दीदी बहुत अच्छी रहेगी। और पहली बार उनको सरकार दी, दूसरी बार सरकार दी, तीसरी बार सरकार दी, लेकिन जो काम लेफ्ट करता था उससे 4 गुना ज्यादा ममता दीदी के कार्यकर्ता करने लग गए। लूट कसौटी, बलात्कार, भय का वातावरण और विशेष रूप से तुष्टीकरण। आप भूल गए कि इस देश का आज भी 70% से ज्यादा जनमानस हिंदू समाज है, उसको आप भूल गए। और हिंदुओं की बहन बेटी के साथ में जो घटनाएं घटित होती थी, आपके चैनल के माध्यम से बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है। और उस भय को, वातावरण को दूर करने के लिए इस बार बंगाल की जनता ने ये धार लिया। इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी है, ये बात सत्य है, लेकिन इस बार मैं यूं कहूंगा कि जनता लड़ी है। और जनता ने ये धार लिया कि आज के 15 साल पूर्व जिस तरह से ममता दीदी को हमने सर आंखों पर बिठाया था, अब इसको हटाने का मौका आ गया है। 4 मई, जैसा कि हम सब कह रहे थे, ममता दीदी गई और आज वह दिन है कि ममता दीदी जा रही है। और करीबन 2/3 मेजोरिटी से 200 सीटों तक, 196 195 भी देख रहे थे, और 100 अगर 90 से ऊपर भी सीटें आती है तो मेरा ऐसा सोचना है कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में है। सर, मैं एक और सवाल की तरफ बढ़ूंगा। जिस तरीके से 190 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यहाँ पे टीएमसी पूर्ण रूप से माइनस नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे बीजेपी जीत रही है और अभी जश्न का माहौल भी बना हुआ है, ममता का भविष्य अब क्या नज़र आ रहा है आपकी नज़र से? देखो, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ममता जी धरातल की नेता है। सत्यता को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ममता दीदी जमीनी कार्यकर्ता है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता थे, जी। उनके दिमाग में ये गलतफहमी हो गई कि हम जो कुछ भी जनता के साथ अन्याय भी करेंगे तो भी जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। यह लोकतंत्र के अंदर अच्छी चीज नहीं है और इसका सीधा सीधा नुकसान ममता जी को उठाना पड़ा। आज ममता जी का भविष्य क्या है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। अब ये बात कहाँ तक जाएगी, सत्यता है या नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि अब बंगाल के अंदर तो ममता जी को भूल जाना चाहिए कि हम कभी भी वापस पुनः लौटेंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी सत्य है कि वह जुझारू है, लड़ने वाली नेता है, तो निश्चित रूप से धरातल पकड़ने का प्रयास करेगी। और अगर धरातल पकड़ने का प्रयास करेगी तो दिल्ली के अंदर हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर निश्चित रूप से वह एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन जो केंद्रीय राजनीति के अंदर वातावरण था कि विपक्ष का एक ही चेहरा जो नरेंद्र भाई मोदी और उनकी पूरी टीम को चैलेंज दे सकता था, वह ममता दीदी थी। आज ममता दीदी शून्य के ऊपर खड़ी होकर ही आगे आकर, और यह बात सिद्ध हो गई है कि जनता जनार्दन है। जनता चाहे तो सर आंखों पर बिठा सकती है और जनता चाहे तो धरती पे लाकर बैठा सकती है। सर, एक सवाल और है। अमित शाह ने चुनावी एक जनसभा में ये कहा था कि मैं 15 दिन बंगाल में ही रहूंगा। क्या ये 15 दिन जो थे अमित शाह के, और वास्तव में अमित शाह बंगाल में नजर आए हैं, और उन 15 दिनों में ये जिस प्रकार की रणनीति बनी, क्या उसी का असर है यहाँ पे बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है? देखो, मेरा ऐसा सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता 2021 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने 200 ऊपर का नारा दिया था कि हमारी सरकार बनने के लिए जा रही है। लेकिन सरकार नहीं बनी, 77 एमएलए रह गए। और उसके पश्चात जिस तरह से 5 सालों के अंदर कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, मैं आपको क्या कहूं, जिंदा जलाने जैसी घटनाएं हमने हमारी आंखों से कई ऐसे मामले बने हैं। कई
तो जनता त्राई करने लग गई। और अमित भाई शाह भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के सदस्य तो वो बाद में है, लेकिन वो संगठन के कार्यकर्ता पहले है। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वो लाल कृष्ण आडवाणी जहां से गांधीनगर से चुनाव लड़ा करते थे, उनके चुनाव कन्वीनर शुरू में ही अमित भाई शाह हुआ करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अमित भाई शाह आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के एक चाणक्य के रूप में काम करते हैं। अपनी नीति के आधार पर, अपनी नीयत के आधार पर, और कार्यकर्ताओं का समावेश करते हैं। अनेकों कार्यकर्ता है जिसमें सभी लोग आ गए। सुनील जी बंसल जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो पिछले 6 माह से नहीं है, पिछले 5 साल से, पिछली बार भी बंगाल के चुनाव के अंदर उन्होंने अपना पूरा समय दिया, और इस बार भी मैं कह सकता हूं कि 6 महीने से अधिक हो गए सुनील जी बंसल जो एक प्रचारक के रूप में संगठन मंत्री का काम करते हैं, वह पिछले 6 महीने से वहीं पर थे। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वह, अमित भाई मालविया, बहुत सारे लोग जिन्होंने घर बार छोड़कर ये एक धार के रखा कि इस बार किसी भी कीमत में बंगाल में जीतना है, और उन कार्यकर्ताओं की बदौलत आज ये रिजल्ट हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एक अलग अंदाज में नजर आए। आपने काफ़ी सोशल मीडिया पर देखा होगा, चुनावी जनसभाओं में झालमुड़ी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। ममता बनर्जी ने झालमुड़ी खाने को लेकर भी तंज कसे थे, और प्रधानमंत्री का एक रूप और नज़र आया था जो 2014 के बाद से प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार नज़र आया, जब वह हेलीकॉप्टर से जब हेलीपैड पर पहुंचते हैं और वहां पे अपने खुद के मोबाइल से वह खुद ब्लॉगिंग करते नजर आ रहे हैं, वो खुद लोगों की तस्वीरें लेते नजर आए। ये जो अंदाज था ये भी वोटरों तक पहुंचा है। देखो, नरेंद्र भाई हमारे ऐसे नेता हैं जो इंसान की नब्ज को टटोल लेते हैं, वोटर की नब्ज को टटोलते हैं, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, और धीरे धीरे राजनीति में संगठन मंत्री के नाते, संगठन में काम करते करते गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मेरा ऐसा सोचना है व्यक्तिगत रूप से कि नरेंद्र भाई जैसा नेता इस देश की राजनीति के अंदर पहले, ऐसा नहीं है, बहुत सारे नेता हुए, लेकिन जो छोटी छोटी बातों पर, पिछली बार चुनाव थे, इस बार अभी लोकसभा के चुनाव थे, वह बांसवाड़ा पधार रहे थे, एयरपोर्ट पर उनसे मौका मिला मिलने का, और जब हम उनको रिसीव करने के लिए गए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, उन्होंने हमारे 12 जनों से पूछा कि क्या चल रहा है, वस्तु स्थिति क्या है। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने बोला कि बहुत अच्छी स्थिति है, कुछ कार्यकर्ताओं ने, आखिर मोदी जी सामने खड़े होते हैं तो भावुक होना स्वाभाविक भी होता है, तो कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा भाई साहब नहीं, एक तरफा जीत रहे हैं। तो मोदी जी बहुत प्रैक्टिकल कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा मैं भाषण नहीं सुन रहा, मैं आपकी बात को सुनने के लिए आया हूं, और वाकई में आप जनता तक जा रहे हो, आप घर घर होम कन्विंसिंग कर रहे हो, जनता और महिलाओं का क्या रुझान है, वह क्या चाह रही है, ये बताओ मेरे को। तो फिर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने पकड़ा कि नहीं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहेंगे तो पकड़ा जाएंगे। हमने कहा कि हम जा रहे हैं, लेकिन हाँ, राजस्थान के अंदर ऐसी स्थिति है, हमारे उदयपुर शहर की ये स्थिति है, वोटर का ये मन है। तो उनके मन में थोड़ा सा ढाढ़स हुआ, लेकिन चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी कि वह चिंतित थे, और उनको लग गया था। इसीलिए हमारी इस बार सीटें जो पहले थी, नारा तो हमने 400 पार कर दिया, लेकिन हमने 300 के अंदर सीटें पाई। मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचता है, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, कि प्रधानमंत्री जी को पहले ऐसा आभास हो गया था, इसलिए वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे कार्यकर्ताओं को, जिससे कि उन कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप काम कर सके। 5 साल के अंदर बंगाल के अंदर भी उन्होंने जब पहले काम किया, तो उन्होंने, इस बार आपने देखा होगा, उन्होंने ममता दीदी को टारगेट नहीं किया। ममता जी का नाम भी बहुत मुश्किल से लिया। हाँ, बहुत कम बार। हाँ, बहुत कम उन्होंने टारगेट। पिछली बार आपने देखा प्रचार के दौरान, हो दीदी, इस बार नहीं, कोई नामो निशान नहीं, उन्होंने बिल्कुल टारगेट किया ही नहीं। उन्होंने टारगेट किया तृणमूल कांग्रेस की नीतियों को, जो नीतियां जनता को इफेक्ट कर रही थी,
जो नीतियां तुष्टिकरण की वजह से जनता को परेशान कर रही थी, जो बांग्लादेश, जो बंगाली वहां से आ रहे थे बांग्लादेश के यहाँ पर बाहर के घुसपैठिए, उनको टारगेट किया, भ्रष्टाचार को टारगेट किया, महिलाओं को मुद्दा बनाकर उनकी बात को रखने का प्रयास किया। जो नब्ज है ना, उसको टटोला और उसका परिणाम मैं बहुत गर्व के साथ कह रहा एक हूं, देखने को मिला। हुमायूं कबीर जी और बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात, क्या हाँ। ये फैक्टर भी कहीं न कहीं बीजेपी को सपोर्ट में लेके गया है? नहीं, मेरा ऐसा सोचना है, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही हुआ है, नुकसान तो नहीं हुआ। ये बात सत्य है, आप कह रहे हो, सही है भाई। भारत के अंदर एक तरफ अयोध्या के अंदर हम बाबरी मस्जिद मतलब ढांचे को ढाते हैं। मस्जिद तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि बाबर कोई धर्मगुरु था भी नहीं, वो एक आतंकवादी था जिसने यहाँ पर आकर मंदिरों को ढहा, मंदिरों को ध्वस्त किया, और उसके नाम से किसी का नाम दे देना ये पूर्णतः गलत है। और करोड़ों लोगों ने वहाँ की उस ढांचे को ढहा कर भगवान राम का मंदिर बनाया। अब आप उस बात को, कितने प्रतिशत हिंदू जो इस देश के अंदर रहते हैं, करीबन 70-75%, 70% हिंदू रहते हैं, उनकी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए आप बंगाल के अंदर कहते हो कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। मुस्लिम लोग तो थोड़े बहुत हो सकते हैं कि उससे खुश हो, लेकिन जो 70% हिंदू है, जिनका वोट के प्रति एक तरफा वोट होता है ना, सोचते हैं कि नहीं, पहली इस बार आप 2021 के अंदर जाओ, 2021 के अंदर ममता जी को हिंदुओं के वोट मिले, करीबन 50% वोट हिंदुओं के मिले, ऐसा नहीं है। और इस बार 20% वोट भी नहीं मिल रहे, और उसका कारण ये है कि 196 सीटें हमारी अभी भारतीय जनता पार्टी की आ अभी रही अपन चुनावी माहौल में जरूर देख रहे थे। जी। अभी एक और विधानसभा, फाल्ता की विधानसभा सीट है जी जहां पर पूर्ण रूप से 2 बार मतदान हो चुके हैं, तीसरी बार और पेंडिंग रख लिया। वो इसीलिए कि कई ऑब्जर्वर वहां पहुंचे। चुनाव समितियां जो हैं वहां पर बराबर नज़र बना के चुनाव आयोग ने देखा गया कि एक तरफा तानाशाही देखी गई, एक तरफा वोट डाला गया, कुछ लोगों को वोट डालने से रोका गया। इस तरीके के मामले ज़रूर सामने आए हैं। तो क्या ये इतने पिछले कई सालों से जो विधानसभा चुनाव हुए, डर के मारे वोट नहीं डल रहा था किसी एक पार्टी के पक्ष में, इस बार चुनाव आयोग सख्त हुआ, उसी का परिणाम आप मानते हैं? देखो, आपने देखा होगा बंगाल के अंदर पिछले लोकसभा और विधानसभा, पंचायत के चुनाव, कोई भी चुनाव हुए हो, बिगर हिंसा के कोई चुनाव हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि बंगाल में नहीं, 5 राज्यों के अंदर बिगर हिंसा के चुनाव हुए। इसका तात्पर्य यह है कि एक राज्य में कांग्रेस की सरकार भी बन रही है ना, ऐसा तो नहीं है 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 2 राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है, एक राज्य में एनडीए की सरकार बन रही है, और एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और एक तमिलनाडु के अंदर हम देख रहे हैं कि विजय, जो उन्होंने नई पार्टी बनाई है, उनकी सरकार स्पष्टता के साथ बन नहीं, लेकिन हाँ, बहुत नजदीक वहां पर पहुंच गए। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचना है कि जब सबका साथ सबका विकास की अपन बात करते हैं, तो थोड़े सख्त के साथ में निर्णय करने पड़ेंगे। चुनाव आयोग ने इस बार सख्ती के साथ में निर्णय किया, एसआईआर को लेकर भी सख्ती के साथ में निर्णय किया, और चुनाव की दृष्टि से भी इस बार केंद्रीय अर्धबल सैनिकों ने जिस तरह से का काम बंगाल के अंदर किया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने सख्ती बरती। इसका तात्पर्य ये नहीं, उनके चेहरे पर ये तो लिखा हुआ नहीं, मैं तृणमूल का कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं, किसके चेहरे पर यह लिखा हुआ तो नहीं था मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। उन्होंने सख्ती के साथ में ये करने का प्रयास किया कि किसी भी कीमत में हिंसा या गलत तरीके से चुनाव नहीं होना चाहिए, और उसका परिणाम ये रहा। उन्होंने लाठीचार्ज किया तो ये नहीं देखा कि ये बीजेपी का है या तृणमूल कांग्रेस का है। उन्होंने स्पष्टता के साथ में एक धारणा बनाकर कि चुनाव पारदर्शिता के साथ में होने चाहिए, चुनाव स्पष्टता के साथ में इस बहाने होने चाहिए कि गलत तरीका का अपना न हो, और उसका परिणाम ये रहा कि आज एक भी हिंसा बंगाल के अंदर नहीं हुई, 5 राज्यों के अंदर नहीं हुई, और स्पष्टता के साथ में भारतीय जनता पार्टी का परचम कमल का। बिल्कुल, जितनी तारीफ करें उतनी कम है चुनाव आयोग की। बंगाल जैसे राज्य में इतना संवेदनशील इलाका, बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ,
कई रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर देश भर में चर्चाएं हुई, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग एक तटस्थ रूप से सख्ती के साथ बिना कोई जनहानि के इस बार चुनाव कराए हैं। एक बयान सामने आया था, टीएमसी में अगर कोई ममता बनर्जी के बाद कोई आता है तो वो अभिषेक बनर्जी हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले एक भरे मंच में सैकड़ों लोगों के बीच में एक बात बोली थी, और ऐसी बात थी 4 तारीख को 12 बजे आप यहाँ खड़े रहकर दिखाइए। ये जो चैलेंज दिया था वो सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया था, और वो दे रहे थे टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी। आज वो 12 तो बज चुकी हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो कहाँ है? टीएमसी का ऑफिस कार्यालय हमने भी देखा, वो कहीं नजर नहीं आ रहा, कोई भीड़ भी नहीं। अभिषेक बनर्जी को ये गलतफहमी हो गई कि जनता कुछ है ही नहीं, और जिस भाषा का उपयोग अभिषेक बनर्जी करते आए, और उन्होंने भाई नरेंद्र भाई मोदी को नरेंद्र, हाँ, कई बार बोला। आपने देखा अमित भाई शाह को क्या शब्दों का उपयोग किया, देश का गृह मंत्री है वो, मतलब इस तरह का उनके शब्दों का उपयोग कर कर चैलेंज दे रहे थे कि 4 बजे बाद यहाँ पर हम बताएंगे। और उनका एक नेता तो ये कह रहा था कि 12 बजे बाद हम बताएंगे कि कौन उल्टा लटकाएगा, ये तो हम बताएंगे। अमित भाई शाह ने क्या कहा अपनी आम सभा में, ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार कहा, उन्होंने कहा कि गुंडागिर्दी करने वाले को हमारी सरकार आएगी तो हम उल्टा लटकाएंगे, गुंडागिर्दी करने वाले को। अब अगर आप सरकार आती है और उसके पश्चात अगर आप गुंडागिर्दी करोगे तो उल्टा नहीं लटकाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो मेरा ऐसा सोचना है कि उनके अभिषेक जी ने तो ये सोच लिया था कि मैं सब कुछ हूँ दीदी के बाद। ये गलतफहमी, उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। उन्होंने अपने पिताजी के ऊपर भी तंज किया था। हाँ, उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया राजनीति के अंदर। उनको तो सीधा लाभ मिला ममता जी का, और ममता जी के लाभ के कारण वो ये भूल गए कि मैं बहुत बड़ा नेता बन गया हूँ, जनता कुछ है नहीं है, मैं चाहूंगा जैसे करूंगा। तो इस बार तो जनता जनार्दन है, अभिषेक चटर्जी को बता दिया कि आप क्या हो और आपकी पार्टी क्या है और धरातल आपकी क्या है, ये उनको बता दिया। सर, असम में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से डबल इंजन की सरकार बनाती नजर आ रही है। ये असम का जो वोट बैंक है वो किस तरीके से है? मानता को आप देते हैं या फिर वही मोदी, अमित शाह या बीजेपी? देखो साहब, असम एक अलग टाइप का राज्य है। हम बचपन में नारा लगाया करते थे, विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, असम हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और वो नारा इसलिए सार्थक होता नजर आ रहा है कि आज असम या गुवाहाटी हमारा देश और हमारी माटी है। असम के मुख्यमंत्री जी को मैं पूर्णतः क्रेडिट देना चाहता हूं, लेकिन मोदी जी को क्रेडिट, मोदी जी को तो सर्वे ही है, मोदी जी की तो लहर है ही है, अमित भाई शाह की तो लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और बांग्लादेश के कार्यकर्ताओं की और असम के कार्यकर्ताओं की और वहां की जनता को क्रेडिट देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, हेमंत दा क्या काम करते हैं, कितने सहजता के साथ में पब्लिक से मिल रहे थे। आपने चुनाव कैंपेनिंग में देखा होगा, सहजता के साथ में महिलाओं के हाथ पकड़ना, बच्चों के हाथ पकड़ना, मुझको बुचकारना, और मामा मामा के नाम से जिस उत्साह के साथ में बच्चे हेमंत दा को बार बार चूम रहे थे, उनके हाथ को चूम रहे थे, वहां से लग रहा था कि सरकार असम में तो हेमंत दा के नेतृत्व में पुनः आने वाली है। लेकिन बंगाल का थोड़ा सा क्रिटिकल मामला था, लेकिन लगने लगा था, क्योंकि अब हम सब भी, आप और हम सब टीवी के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से अब सब रोज मोबाइल देखते हैं, चैनल देखते हैं, तो आम पब्लिक से जब इंटरव्यू लिया जा रहा था तो 50% लोग तो ऐसे थे जो बोलने में डरते थे, हिचकिचाहट रखते थे, क्योंकि उनके दिमाग में डर का वातावरण था। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि पिछले 50 सालों से मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मेरा ऐसा सोचना है कि लग तो गया था कि इस बार सरकार में परिवर्तन होगा, लेकिन इतनी सीटें आ जाएगी ये उम्मीद नहीं थी। और असम के अंदर तो स्पष्टता के साथ में सरकार आना तय ही था, और उसका परिणाम हम 100 सीटों के साथ में देख रहे हैं। बिल्कुल, असम में भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बना रही है, डबल इंजन की सरकार वहां बनने जा रही है। सर, अब केरल के बारे में अपन चर्चा करें। यूडीएफ और एलडीएफ की लड़ाई के बीच बीजेपी अभी भी थर्ड प्लेयर बनने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। दक्षिण भारत के इस राज्य में कमल खिलने में इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है?
देखो साहब, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मन को बहुत बड़ा संतोष है। और संतोष इस चीज का है कि पहली बार आपने देखा होगा कि देश से लेफ्ट लुप्त हो रहा है। पहली बार किसी भी राज्य में लेफ्ट अब नहीं रहा। केरल में लेफ्ट की सरकार थी, वहां थे, हम देखा कांग्रेस आ रही है और लेफ्ट लुप्त हो रही है। वहां पर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने की स्थिति, पहले एक बार विधायक हमारा बना था, लेकिन इस बार 3 आने की उम्मीद है। ये की स्थिति बंगाल में थी, ये की स्थिति असम में हुआ करती थी, ये की स्थिति तमिल और कर्नाटक में हुआ करती थी। मेरा ऐसा कहना है कि साउथ के अंदर धीरे धीरे आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री जी जितना फोकस हमारे इस बेल्ट के बजाय जो साउथ में ध्यान दे रहे हैं, पहला प्रधानमंत्री होगा जो प्रधानमंत्री बनने के पश्चात इतने दौरे साउथ के कर रहे हैं, और उसका परिणाम भी हमको देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है नहीं देखने को मिल रहा है। आज पांडिचेरी जैसा छोटा सा राज्य जहां पर दूसरी बार सरकार बनने की स्थिति है, आज असम में तीसरी बार सरकार बनने की स्थिति है, आप देखो। और केरल और तमिलनाडु के अंदर भी हमारी जो हमने अलायंस किया, मेरा ऐसा सोचना है कि आज सेकंड नंबर पर है। कोई कल्पना कर सकता था क्या? ये तो ठीक है कि चलो विजय जी टीवी के आधार पर उन्होंने बहुत अच्छी सीटें प्राप्त की है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि अब जो टारगेट होगा वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का साउथ होगा। साउथ रहे और धीरे धीरे टीएमसी गई, लेफ्ट गया, कांग्रेस नी के बराबर हो गई, अब बचे कौन है? अब यही जो पूछने वाला समाजवादी पार्टी गई एक तरह से बिल्कुल नहीं के बराबर हो गई। अब बिहार के अंदर लालू जी की पार्टी गई। मेरा ऐसा सोचना, पूरे देश का एक व्यक्तिगत रूप से मैं देखूं, आकलन करूं, तो आज की तारीख में लोग समझने लग गए। लोग ये समझते हैं कि डेवलपमेंट मुद्दा क्या है। मोदी जी अगर मान लो कोई पैसे रिलीज करते हैं या कोई राशि रिलीज करते हैं, तो वो यह नहीं देखते हैं कि ये मुस्लिम व्यक्ति को जाएगा, क्रिश्चियन को जाएगा, हिंदू को जाएगा या सिख को जाएगा। वह रिलीज करते हैं तब ये धारणा रखते हैं कि मैं राज्य के लोगों को विकास की दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से ऊपर आने का काम करता हूँ, और वह काम कर रहे हैं। और सतत प्रक्रिया है 2014 से 2026, 11 साल के इस राजनीतिक सफर के अंदर हमने देखा है कि मोदी जी ने निस्वार्थ भाव से काम किया है। उसका परिणाम है कि आज करीबन 15 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब धीरे धीरे उसका दायरा और बढ़ता हुआ जा रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत ये सपना साकार होने की स्थिति में है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। बिल्कुल। एक और राज्य है पांडुचेरी, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के एकदम करीब है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि एनडीए की सरकार वहां पर बन रही है, वहां पर भी कांग्रेस 4 या 5 विधायक अभी भी शायद मेरे ख्याल से नहीं आ रहे हैं। इसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि जो साउथ के, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना ही बहुत मुश्किल हुआ करता था। हमारी पार्टी तो हिंदी भाषी पार्टी कहते थे, हमारे को कहते थे कि भाई ये तो सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और इन राज्यों की पार्टी है। और आज की तारीख में आप देखो वो स्थितियां नहीं है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में अपने पैर जमाने का प्रयास कर रही है अपने काम के आधार पर, जिसकी वजह से मेरा ऐसा सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान डे बाई डे बढ़ रहा है। और उसका परिणाम हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि निश्चित रूप से जो इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर हुआ, मैं बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता, दुखी मन से कह रहा हूं, वाकई में हमें उम्मीद थी कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन इस बार मोदी जी बहुत सतर्कता के साथ में, बहुत सावधानी से अपने पैरों को, अपनी पार्टी के नीति और रीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इसमें निश्चित रूप से सफलता उन्हें मिलेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक वो दाव खेला जो किसी भी पार्टी की सोच से परे था। वह दाव था, इन 5 विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं एक 45 वर्षीय युवा नितिन नबीन को। नितिन नबीन जी के आने के बाद क्या ऐसा नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बदलती जा रही है? वो बिहार जहां पर कभी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना, और वहां पर चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, कुर्सी पर आपस में बैठने का जो खेल था, और नीतीश जी पिछले कई वर्षों से
उस कुर्सी के लिए कई बार पार्टी की अदला बदली करते नजर आए, वो खुद मान गए और पहुंच जाते हैं राज्यसभा और बीजेपी का वहां पर मुख्यमंत्री बनता है। क्या ये किस्मत लेकर आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इस बार स्पष्ट रूप से नीति रही कि युवाओं को आगे लाना, सरकारों में नहीं। आप संगठन में देखो, संगठन में स्पष्ट रूप से यह मत रहा संगठन का कि हमारा जिलाध्यक्ष कितनी वर्ष का उम्र का हो। भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष 60 वर्ष से ज्यादा आयु का नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, जो हमारा मंडल है, वह 40 से 45 वर्ष की आयु का ना हो। और इस बार इन हमारे संगठन पर्व के दिनों के अंदर आपने देखा, और उसी बात को लेकर राजनीतिक दृष्टि से भी सत्ता के अंदर भी यही हुआ। आप नितिन नवीन जी की बात कर रहे हैं, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं 40 वर्ष की उम्र में, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन उनका किस्मत तो है, लेकिन उसके साथ साथ आप राजस्थान में देखो, पहली बार भजन लाल जी बने ना, उनकी आयु क्या है, 55-56 वर्ष की उम्र है इस बार, और पहली बार विधायक बने और उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये क्या है आप मध्य प्रदेश में देखो, ये क्या आप छत्तीसगढ़ में देखो। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति का यूज करती है, अच्छी तरह से उसका यूज करती है। भाई सब हमारे मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी, वो बहुत वरिष्ठ थे, लाखों वोटों से जीते, सब ज्यादा वोटों जीते। लेकिन प्रदेश ने, पार्टी ने सोचा कि उनका यूज केंद्र में होना चाहिए, तो उनको केंद्र में मंत्री बनाकर उनका यूज किया। यहाँ पर वसुंधरा जी का संगठन में उपाध्यक्ष बनाकर उनका यूज किया जा रहा है। मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि पार्टी बहुत आगे का सोचती है, और अगर आगे का नहीं सोचोगे, आज एक चैनल पे मैं देख रहा था, एक व्यक्ति इंडिया टीवी पे शायद मेरे ख्याल से बोल रहे थे, और वो ये बोल रहे थे कि हमारे तो लेफ्ट या बाएं दाएं कुछ भी नहीं, हमारा तो संगठन जो है, जो ममता जी है। ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति का दिमाग कभी भी खराब हो सकता है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ की स्थापना 1925 में हुई। मैं आपको जानकारी दूं, डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस संघ की स्थापना की। उन्होंने गुरु किसको बनाया? उन्होंने गुरु किसी व्यक्ति को नहीं बनाया, वह स्वयं गुरु बन सकते थे चाहते तो। भाई डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की, वो खुद बन जाते, गुरु गोरवलकर जी को बना देते, दीनदयाल जी को बना देते, वह किसको ही बना सकते थे। लेकिन नहीं, उनका ये मन था स्पष्ट रूप से कि व्यक्ति का मन, व्यक्ति का दिमाग कभी भी खराब हो सकता है। इसलिए उन्होंने परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु बनाया कि ध्वज ऐसा है जिससे हम हमारी बुद्धि को सही रख सकते हैं, उनसे ज्ञान ले सकते हैं ध्वज से। लेकिन व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि व्यक्ति का दिमाग खराब हो सकता है, व्यक्ति को इतना ऊपर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, नरेंद्र भाई मोदी कोई भी निर्णय लेते हैं, अकेले कभी नहीं लेते, वह अपनी पूरी टीम के साथ बैठते हैं। और जब पिछली बार जब हम जीते बिहार के अंदर, तो दिल्ली के अंदर हमने देखा, आपने भी देखा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके सामने आकर क्या कहा, मेरा बॉस कौन? नितिन नवीन। जी हाँ। उम्र में 40 वर्ष की उम्र है, लेकिन एक 75 साल का वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी का और देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसका डंका विश्व में बजता है, वह नेता बड़े मंच पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहता है ये मेरा बॉस है। यह है संस्कार, यह है मानवता, यह है पार्टी के प्रति समर्पण। और इसी बातों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपना जाल बिछाने का काम कर रही है, लोगों के दिल में राज करने का काम कर रही है। और मेरा ऐसा सोचना है कि प्रत्येक राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था कांग्रेस छोड़कर, जब वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में उन्होंने बनाया, तो उनका सपना था कि कांग्रेस की नीतियां सही नहीं है। और आज अनेकों कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करता हुआ, बंगाल की जनताओं के चरणों में नमन करता हुआ, जिन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी है, आज हमारे लिए बहुत ही पवित्र और बहुत बड़ा दिन है। तो धन्यवाद सर आपका। आपने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी है। आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे पारसजीत सिंघवी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और जीत जो बीजेपी की यहाँ पे 3 राज्यों पे नजर आ रही है, एक एक बात पर आपसे रूबरू हुए हैं। अब इंतजार करते हैं अंतिम नतीजों का, आखिर अंतिम आंकड़े क्या आएंगे। देखते रहिए न्यूज़ ऑफ 24। धन्यवाद।